not a game, it's a rich thing. वुल्फ दोबारा से छत पर मौजूद था। शिकरे की शक्ल का बिल्कुल असली नजर आने वाला परिंदा हवा में उड़ा और अपने टारगेट की जानिब रवाना हो गया। वुल्फ अपने काम में मगन था। इसकी नजरें स्क्रीन पर थी। अचानक वो बुरी तरह से चौंका। इसके मोबाइल फोन पर महसूस किस्म की बिप बिप की आवाज़ सुनाई दी। इसने सामने नजर रखते हुए मोबाइल फोन निकाला। एक खास एप्लीकेशन पर महसूस नोटिफिकेशन मुसलसल आ रहा था। इसने ऐप खोली। दर्जन भर कैमरों के निशानात थे। वीडियो स्पार्किंग वाले कैमरे के निशानात पर इसने क्लिक किया तो फौरन ही कैमरा ऑन हो गया। ये एक करीबी घर की पानी वाली टैंकी के छत का मंजर था। वहाँ एक चुस्त लिबास में एक शख्स मौजूद था जिसके हाथों में खास किस्म की लंबी नाल की राइफल नजर आ रही थी। वुल्फ राइफल के साथ देखते ही जान गया। इससे एक इंजेक्शन नुमा गोली फायर होती थी जो अपने टारगेट के जिस्म में बेहद जोर असर केमिकल दाखिल करके इसे कई घंटों के लिए मफलूज कर देती थी। फिर चंद और जगहों से भी सिग्नल आने लगे। इसकी बिछाई बेहद बारीक तारों से छूते ही इसे सिग्नल मिलना शुरू हो जाते थे। वुल्फ जान चुका कि इसे गिरा जा चुका है, मगर वो भी जरा हाइफ नहीं था। इसे हर सूरत अपना टारगेट हासिल करना था, मगर शिकारों का बंदोबस्त भी करना जरूरी था। वो खुली जगह पर था और इससे आसानी के साथ निशाना बनाया जा सकता था। स्क्रीन पर नजर रखते हुए इसने इसी खास ऐप की सेटिंग में कुछ तब्दीलियां की और एक जाहिर होने वाले रेड बटन के निशान पर क्लिक करता चला गया। धमाकों का एक सिलसिला शुरू हो गया और कई बुलंद मकामात पर आग भड़क उठी। धमाके और आग ज्यादा तबाहकुन नहीं थे। निशाना बनने वाले मामूली जख्मी हुए थे। वुल्फ अब कुछ देर के लिए बेफिक्री से अपना काम कर सकता था। वो तीनों अपनी बैरिक के अहाते में थे। ये हवालाती बैरिक थी। इस बैरिक में जेर समात मुकदमात के मुल्जमान रखे जाते थे। अहाता वसी था और भी कई हवालाती इस अहाते में मौजूद थे। कोई कपड़े धो रहा था, कुछ लूडो और ताश की बाजियां लगाए बैठे थे और कुछ हवालाती चहलकदमी में मसरूफ थे। वो तीनों गपशप करते हुए चहलकदमी में मसरूफ थे। तीनों में बेहद खुश थे। लाहिकीन ने राजदारी की शर्त के साथ इन्हें बता दिया था कि वो अनकरीब ही जेल से रिहाई पाने वाले हैं। हल्के धमाकों की आवाजों ने इन्हें मुतवज्जो कर दिया। वो मुतवहिश नजरों से इधर उधर देख रहे थे कि उन्होंने फिजा में महवे परवाज एक परिंदे को गोता लगा देखा। देखते ही देखते इसकी बुलंदी कम हुई और फिर उन्होंने परिंदे को अपनी तरफ आते हुए देखा। ये हैरानकुन मंजर था, मगर इन्हें ज्यादा देर हैरान होने का मौका ही ना मिला। परिंदा इनके साथ आ टकराया। कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ और परिंदा जैसे आग के गोले में तब्दील हो गया। खुफिया एजेंसी के अहलकारों ने 3 मंजिला कोठी पर दावा बोल दिया। हिफाजती लिबास वाले गेट के करीब गए। गेट खोलने वाले चौकीदार को लम्हों भर में काबू कर लिया गया। इसके बीवी बच्चे गालिबन कहीं गायब हो गए थे। ऊपर जाने वाली सीढ़ियों के करीब एक बड़ा सा गमला धमाके से फटा तो सब पीछे हट गए। अनदेखी मौत का खौफ आसाब पर सवार होने लगा। हिफाजती लिबास वालों ने सीढ़ियों पर कदम रखा तो सीढ़ियों के दरमियान एक बक्स रखा था। बक्स की साथ ने इन्हें बेहद खौफजदा कर दिया। TNT से भरा ये एक खौफनाक बम था जिसे हिफाजती लिबास भी नहीं रोक सकता था। कमांडर ने सबको वापस बुला लिया। इलाके में खौफ हरास फैल गया। लाउड स्पीकर पर मकीनों को अपने अपने घर में रहने का कहा गया और इसके बाद अज़ेब को वार्निंग दी जाने लगी कि खुद को कानून के हवाले कर दे और इसे हर तरफ से गिरा जा चुका है। वुल्फ ने अपना काम मुकम्मल कर लिया था। इसने यहाँ से निकलना था। अपनी तरबियत के ऐन मुताबिक अपनी कमीनगाह के इर्द गिर्द इसने जाल बिछाकर अपने लिए पहले ही से महफूज रास्ता मुंतखब कर रखा था। अपने लगाए गए मिनी कैमरास के जरिए वो देख रहा था कि कोठी खाली हो चुकी थी। वो बड़ी एहतियात से नीचे आया। इर्द गिर्द स्नाइपर यकीनन गात लगाए बैठे थे। मुख्तलिफ चीजों की ओर लेता हुआ वो कोठी की अकबी गैलरी में आया। यहाँ एक दरवाजा था जो अकबी गली में खुलता था। इसने मोबाइल की स्क्रीन पर अकबी गली का जायजा लिया। कई राइफल बरदार सादा लिबास वाले मौजूद थे। एक डबल कैबिन गाड़ी भी थी। इसने इस गली की एक बगली गली का जायजा लिया। वहाँ भी यही सूरत हाल थी। इससे आगे रास्ता साफ था। मोटरसाइकिल मैकेनिक की दुकान भी वहाँ खुली नजर आ रही और चंद मोटरसाइकिल भी वहाँ खड़े थे। वुल्फ ने बेहद तेजी के साथ सुर्ख बटन निशान पर क्लिक किया और फिर करता ही चला गया। इसके साथ समात शिकन दिमागों का एक सिलसिला जारी हो गया। कूड़े के डब्बे, कचरा कुंडी, बिजली के ट्रांसफार्मर्स, दुकानों के साइन बोर्ड, गर्ज बहुत सी चीजें धमाकों से उड़ने लगी। वुल्फ बर्क के मानिंद हरकत में आया। दरवाजा खोलकर वो अकबी गली में था। यहाँ मौजूद कई एहलकार जख्मी हो गए थे। क़यामत की इस घड़ी में बाकी जान बचाकर ना जाने कहाँ निकल गए थे। अकबी गली से बगली गली का रास्ता जैसे इसने उड़ते हुए तय किया, इस दौरान पिस्टल इसके हाथों में आ गया। बगली गली में भी वही समा था। एक जख्मी एहलकार ने राइफल इसकी तरफ सीधी की तो वुल्फ ने इसके बाजू पर गोली मार दी। इसी दौरान इसके अकब में फायरिंग हुई, मगर वो इस फायरिंग की ज्यादा से दूर था। मोटर मैकेनिक वाली गली में अचानक आते ही एक गाड़ी रुकी। वुल्फ पर फायरिंग हुई, मगर इससे पहले वो एक घर के खुले दरवाजे में दाखिल हो चुका था। सहन और एक तरफ सीढ़ियां ऊपर जा रही थी। वो सीढ़ियों की तरफ दौड़ा। इसने कुछ खवातीन के चीखने की आवाजें भी सुनी जो इसे देखकर चीखी थी। ये शादमान कॉलोनी का पुराना इलाका था। घरों की छतें कई जगहों से जुड़ी हुई थी। वुल्फ देखते ही देखते कहीं से कहीं निकल गया। सामने एक रवां सड़क को देखकर इसे लगा कि वो महफूज हो गया था। इसी वक्त इसे बड़े जोर का झटका लगा। वो बुरी तरह से लड़खड़ाया। ऐसा लगा जैसे दोनों शानों के दरमियान गर्म सुलाह उतर गई है। एक पल के लिए इसे लगा कि वो गोली का निशाना बन गया, मगर इसने बेख्तियार मुतासरा जगह पर हाथ मारा तो एक महसूस कॉइल इसके हाथ में आ गई। तेजी से सुन होते हुए जिस्म और तारीकी में डूबते दिमाग के साथ इसे पता चल गया कि वो किस चीज का निशाना बना है। इसके कदम सुस्त होते गए और फिर वो गिर गया। इस वक्त इसके करीब किसी गाड़ी के टायर चिरचिराए। फिर वो कुछ मजबूत हाथों
में झूल गया, जिन्होंने इसे उठाकर गाड़ी में फेंका और वो गाड़ी बर्क रफ्तारी से मसरूफ और रवां दवां सड़क की ट्रैफिक में गायब हो गई। सिविल सोसाइटी के धरने और फौरी इंसाफ के कवानीन के मुखालिफ वकला का लॉन्ग मार्च सामने आ गया। फिर वही हुआ जिसका अच्छा था। लॉन्ग मार्च वालों ने धरने के शुरका पर दावा बोल दिया। हुकूमत ने इस मौका से फायदा उठाया। बाकायदा प्लान के तहत लॉन्ग मार्च वालों को हुकूमत ने इस तरफ आने का मौका दिया था। बीच बचाव कराने के बहाने पानी वाली तोपें, जिनके पानी में सुर्ख मिर्चू जैसा केमिकल मिला हुआ था, जो पहले से तैयार की गई हरकत में आ गई। आंसू गैस के शेल और फिर लाठियां। देखते ही देखते धरने और लॉन्ग मार्च के दोनों शुरका मुंतशिर हो चुके थे। धरने के दर्जनों शुरका जख्मी हुए, जिनमें ज्यादातर खवातीन और बच्चे थे। लॉन्ग मार्च वाले अपने मकसद में कामयाब रहे। पार्लियामेंट के ऐन सामने नई मुमलिकत खुदादात के बाद नए फौरी इंसाफ के कानून का ख्वाब भी दफन हो चुका था। मिसाल आंसू गैस से मुतासिर हुई। धरने के मुकाम से कुछ दूर एक दरख्त के नीचे वो सरमद के जानों पर सर रखे दराज थी। वो पानी में भीगे रुमाल से इसका चेहरा साफ कर रहा था। अचानक मिशाल के होंठों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो धीरे से बोली, तुम्हारी कम से कम एक ख्वाहिश तो पूरी हुई। सरमद ने बेध्यानी से पूछा, कौन सी? तुम्हें पा लेने की? मिशाल ने नफी में सर हिलाया, नहीं, लाठियां खाने की। वो दोनों ही हंस पड़े, मगर इस हंसी में कर्ब नुमाया था। मिशाल की वापसी के बावजूद नफीस राजा की परेशानी कम होने में नहीं आ रही थी। वो बेचैनी से अपनी स्टडी रूम में टहल रहा था। इस वक्त इसे एसपी राव दिलदार की आमद की इतला हुई। इसने तवील सांस ली और इतला देने वाले को इसे बिठाने के लिए कह दिया। थोड़ी देर बाद वो ड्राइंग रूम में पहुंचा तो राव दिलदार आम लिबास में सोफे पर इत्मीनान से बैठा हुआ था। इससे हाथ मिलाते हुए नफीस राजा ने पूछा, कैसे आना हुआ एसपी साहब? हैरियत तो है? राव ने रमजिया अंदाज में कहा, इत्मीनान रखो, हैरियत ही है। नफीस राजा को इसका अंदाज नागवार गुजरा। आप ये किस लहजे में मुझसे बात कर रहे हैं? शायद आप भूल रहे हैं कि मैं कौन हूँ। राव ने इसके चेहरे पर निगाहें जमाई। मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। ये लहजा बर्दाश्त कर लो तो तुम्हारे हक में बेहतर है। इसके लहजे की बेपना मजबूती ने नफीस राजा को मजबूर कर दिया। साथ ही इसने बैठते हुए राव का अंदाज अपनाया। मैं समझ नहीं पा रहा कि ये तुम क्या कह रहे हो। समझने के बावजूद अनजान मान रहे हो। खैर, मैं कहानी सुनाने के लिए आया हूँ। मुझे कहानियां सुनने में जरा दिलचस्पी नहीं है। साफ साफ बात करो, वरना तुम्हारे ओहदे का लिहाज किए बगैर बाहर फेंकवा दूंगा। राव ने इत्मीनान से टांग पर टांग चढ़ाई। तुम्हारे अंदर का चोर बेचैन और मुस्तरिब है, खौफजदा भी बहुत है, इसलिए मुझे बाहर फेंकवाना मुमकिन ही नहीं। चाहो तो कोशिश करके देख लो। नफीस राजा यकटक इसे देखे जा रहा था। राव इसके अंदाज से लुत्फानंदोज हुआ, फिर बड़े एतमाद से बोला, क्या ख्याल है, कहानी शुरू की जाए? नफीस राजा ने कलाई की घड़ी पर नजर डाली। तुम्हारे पास 5 मिनट है, काफी है, मैं कहानी शुरू कर रहा हूँ। लम्हे बार की खामोशी के बाद वो शुरू हुआ। एक जज, जिसकी रंगीन मिजाजी की दास्तानें ज्यादा छुपी हुई नहीं है, जब नवासी को बढ़ते हुए देखता है तो रंगीन मिजाजी दम तोड़ने लगती है। शेर के या तो दांत घिस गए हैं या फिर नवासी की सूरत में खुदा ने से हदायत बख्शी है। यह कहकर राव ने इसके चेहरे के तासुरात देखने चाहे, मगर सामने वाला चेहरा हर तासुर से आरी था। इसने कहानी मजीद आगे बढ़ाई। एक जज की हैसियत से रोज इसका सामना जराइम पेशा अफराद से पड़ता है। मासूम बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के मुजरिम, ख्वातीन के साथ इज्तिमाई ज्यादती, डकैती के दौरान ख्वातीन के साथ जिनसी ज्यादती, इस तरह के केसेस से अंदाजा होता है कि माशरे में दरिंदों की तादाद बढ़ती जा रही है। वो अपनी नवासी के हवाले से वसवसों का शिकार हो जाता है। इसे डर लगा रहता है कि कहीं वो दरिंदा इस पर ना झपट पड़े। इसके अलावा वो देखता है कि बारसूह मुजरिम हर तरह से अपने केस पर नजरअंदाज होने की कोशिशें करते हैं। रुपए पैसे के लालच के अलावा धमकियां, जिन पर अक्सर अमल दरामद भी हो जाता है। वो बाअसर मुजरिमों को कानून का जाला तोड़कर निकलते देखता है। कुड़ता रहता है मगर कुछ कर नहीं सकता। आखिर वो रिटायर्ड हो जाता है। रिटायरमेंट के बाद फौरन इत्तलासात नामी टेलीफोन कम्युनिकेशन की सऊदी कंपनी में लीगल एडवर्टाइजर की ऑफर मिलती है, जिसे वो कबूल कर लेता है और सऊदी चला जाता है 2 साल कॉन्ट्रैक्ट पर। यहाँ इसकी मुलाकात एक सऊदी नौजवान नसर बिन अहनयान से होती है, जो जल्द दोस्ती में बदल जाती है। ये सुनते ही नफीस राजा ने गहरा सांस लेते हुए टाई की नाट ढीली की और सोफे की पुछ के साथ कमर लगा ली। जज नहीं जानता था कि नसर आम नौजवान नहीं है। वो हिलाली तलवार के हाथ यूनिट का मुंतखब करता है। किलिंग जिस दफ्तर में जज बैठता था, नसर इसी के साथ वाले ऑफिस में काम करता था, जो दरअसल एक सेफ हाउस था। दोनों की मुलाकात कैफेटेरिया में हुई। दोस्ती मजबूत हुई कि नसर की बहन पर बुजुर्ग शहजादे की नजर पड़ गई। इस सारे वाकये में जज बखूबी वाकिफ था, मगर नसर की हकीकत से बेखबर था। जब नसर अपना काम करके गायब हुआ तो सऊदी एजेंसी इसके पीछे पूछगिछ करती हुई नजर आई, मगर जाहिर है वो कुछ नहीं जानता था। बाद में इसे नसर की हकीकत मालूम हुई तो वो अज़ेब था। जज 2 साल कॉन्ट्रैक्ट के बाद वापस मुमलिकत खुदादाद आ गया और नसर इसके जहन से उतर चुका था। मगर फिर एक दिन नसर ने इससे बेहद राजदारी के साथ राब्ता किया। वो मुमलिकत खुदादाद में था और हासा बीमार था। इसे मदद और पनाह की जरूरत थी। जज को दोस्ती के बाद नसर से हमदर्दी भी थी। इसके फेल को वो गलत नहीं समझता था। इसने नसर को पनाह दे दी और अपनी नवासी की निगरानी से सौंप दी। नसर के साथ एक बाएतमाद रिटायर्ड एसएसजी कमांडो पहले से इसके काम पर मामूर था। वो भी नहीं जानता था कि इसका साथी असल में कौन है। सांस लेने के लम्हाती वक्फे के बाद राव ने सिलसिला कराम जारी रखा। नसर को महफूज पनाहगाह मुयस्सर आ गई और जज को नवासी की तरफ से बेफिक्री हो गई। इन्हीं दिनों में सेशन और इससे निचले दर्जे के जजेस ने अपने मुतालबात के लिए हड़ताल कर दी। हुकूमत भी डट गई और रिटायर्ड जजेस को दोबारा से तलब कर लिया। वो जज
दोबारा से चंद हफ्तों के लिए इंसाफ की कुर्सी पर बैठा तो तालिबा से वैन ड्राइवर और इसके चौकीदार के दोस्तों की ज्यादती वाला केस इसके सामने था। बतौर जज शवाहिद से बखूबी अंदाजा हो गया कि वो तीनों ही हकीकी मुजरिम थे। शक की मामूली सी भी गुंजाइश नहीं थी। इस वक्त इसे एक अनोखा ख्याल आया, फौरी इंसाफ का ख्याल। इसके पास अब एक हासिल हास हथियार भी मौजूद था। इसने नसर से बात की और वह जहम गुजीदा इन दरिंदों को जहन्नुम वासिल करने के लिए फौरन तैयार हो गया। यह काम बड़ी खुश असलूबी से तय पाया, मगर साथ ही यह सिलसिला आगे ना बढ़ सका। जजिस की हड़ताल खत्म हो गई और जज साहब को अपने अरमानों समेत कराना पड़ा। माशरा दरिंदों से भरा पड़ा था। जहम गुजीदा को दोबारा भी इस्तेमाल किया जा सकता था, मगर जज चाहता था कि शक की जरा सी गुंजाइश ना हो, कोई बेगुनाह मारा ना जाए। बतौर जज केस की समाअत करते हुए वो इसे तसल्ली हो जाया करती कि आया मुलजिम वाकई मुजरिम है या नहीं। इसी सबब यह सिलसिला मौकूफ हो गया। किस्मत ने दोबारा करवट ली और जज साहब को दोबारा ड्यूटी के लिए तलब कर लिया गया, और ड्यूटी भी इस दफा मतलब की थी। जज साहब ने इस दफा दोहरा वार किया। बासर मुजरिमों को बाइज्जत बरी करने के लिए बाकायदा मोटी रकमें पकड़ी और अजेब के जरिए फौरी रिहाई का परवाना जारी कर दिया। वाह, मास्टर स्ट्रोक नफीस राजा। इसके खामोश होते ही नफीस राजा ने कहा, गिरफ्तार करने आए हो तो कोई फायदा नहीं, ये महज कहानी है, सबूत कोई नहीं। सबूत तो बहुत बड़ा है मेरे पास, मगर तुम्हें गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं। नफीस राजा बुरी तरह से चौंका। राव ने कहा, जहम गुजीदा बेड़िया मेरे पास है और बिल्कुल महफूज है, मेरी भी इससे दोस्ती हो गई है। ये कहते हुए राव दिलदार के चेहरे के अकब से एक नया चेहरा बरामद होने लगा। वह थके हुए अंदाज में बोला, बेटियां थी तो माशरा इतना बुरा नहीं था, मगर अब पोतियों और नवासियों को देखता हूँ तो तुम्हारी तरह डर जाता हूँ। इस माशरे में जगह जगह दरिंदे मुख्तलिफ शक्लों में गात लगाए बैठे। कानून की गर्दन तोड़ सख्ती न होने के सबब वो बेलगाम हो चुके हैं। माशरा तेजी से जंगल की हैसियत में तब्दील हो रहा है, या शायद इससे भी बदतर। ऐसे में हमें अजेब की अशद जरूरत है। साथ ही इसने एक नए अज़म के साथ कहा, सऊदियों को जरा ठंडा होकर बैठ जाने दो, फिर हम मिलकर अजेब को टारगेट देंगे। नफीस राजा के चेहरे पर इत्मीनान ही इत्मीनान उतर आया। राव ने मजीद कहा, तुम्हारा यह आइडिया भी शानदार है कि बाअसर मुजरिमों के लिए पैसे पकड़ लिए जाएं और इस तरह अपनी जात भी हर शक व शुबे से महफूज रहेगी और इस रकम को ज्यादती का शिकार खवातीन की मदद व बहाली के लिए भी इस्तेमाल किया जाए। चंद लम्हे में एक नई टीम तश्कील पा गई। नफीस राजा राव दिलदार के हाथों में हाथ डाले चाय लिए ऊपर नफीस राजा के हाथ कमरे में जा रहे थे। दूसरे दिन नफीस राजा ने एक चर्मी बैग अफसाना को पकड़ाते हुए इसके सर पर हाथ रखा। गलत ना समझना, मेरे लिए तुम पोती और नवासी जैसी हो। अफसाना की आंखों में आंसू जम के, मगर ये खुशी के आंसू थे।